नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान। कहा, पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और वित्तीय संस्थान इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। भाजपा ने ममता सरकार पर न्याय की आवाज दबाने का लगाया आरोप। मूडा केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचाने की हो रही है कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ समारोह के समापन वक्तव्य में मिलजुल कर आगे बढ़ने पर बल दिया। आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर के बाद देश भर से एक सुर में विरोध हो रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टर्स एक आवाज में विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस बीच पूरे देश के डॉक्टर्स आज सुबह 6 बजे से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने देश भर के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर्स की सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है, चाहे उनका क्षेत्र या कार्यस्थल कुछ भी हो। आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। इस अवधि के दौरान कोई ओपीडी या वैकल्पिक सर्जरी नहीं होगी। सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों से ओपीडी, इमरजेंसी सेवा, पैथोलॉजी बंद रहने की खबर आ रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी और राजकोट में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी सभी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर बेटी को न्याय देने की मांग की है। डॉक्टरों ने कोलकाता रेप के आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में भी लोगों और डॉक्टरों के अंदर इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। लखनऊ में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही नहीं होगी और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं होगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज आईएमए के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। एसजीपीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ सीनियर फैकल्टी भी आ गए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में तमिलनाडु में भी डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। और वहीं पटना में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सर्विसेज चालू है। ओपीडी जैसा 2-3 दिन से ओपीडी बंद है, वैसा आज भी ओपीडी बंद रहेगा। डिमांड्स हमारी वही सेम है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रही। कल वहाँ हमारे रेसिडेंट दिल्ली में भी प्रदर्शन किए, बट उसका भी कुछ रिस्पांस मिला नहीं है अभी, तो इसलिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा रेसिडेंट्स का। और दूसरी बात है, बात सज़ा देने की, तो सबसे पहली मांग ये थी कि सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा, फ्यूचर में हमारी सुरक्षा के लिए जिससे हम सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, हम वो चाहते हैं उस पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर बात करें। बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए काम कर रहा है, बस वापस एक ही चीज़ तो मांग रहा है, थोड़ा सेफ एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें काम कर सके। तो वो भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत है ना। बिल्कुल समझ रहे हैं कि बहुत उन लोग को भी दिक्कत होगा, पर ऐसे है कि हम लोग इसीलिए तो इमरजेंसी सर्विसेज पूरा अभी भी खुले हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद भी कर दिए, फिर भी हम लोगों का इमरजेंसी सर्विसेज इसी वजह से हम लोग बंद नहीं किए हैं। ओपीडी सर्विसेज मतलब कुछ तो हम लोग को साइड से होना चाहिए, तभी लोग समझेंगे कि हम लोगों का दिक्कत क्या है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार फेल हो रही है। देखिए, कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है।
वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिन डॉक्टरों ने आरजीकर हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट that those doctors who have been raising their voice for the nyay for this beti have been issued transfer orders including to areas which are very remote, as if to punish them, to penalize them. भाजपा प्रवक्ता ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी सरकार का एजेंडा अपराधियों को बचाना है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए, तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। मामले में राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मूदा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त मांगी थी। बताया जाता है कि मूदा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी, बेटे और मूदा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर भाजपा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की है। मैं मांग करती हूँ सिद्धरामैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूँ एंड केस को लड़ता हूँ, मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धरामैया ने तुरंत इस्तीफा देना, he should resign immediately and face the consequences and face the case. पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। Congress would become the loot party of Karnataka and transform Karnataka into a ATM for its party, for its dynasty, for its first family, and for themselves. The Chief Minister of the state is himself embroiled today in a brazen, shameless land grab scam, the Muda scam. And with the sanction for prosecution, which prima facie is based on evidence submitted by activists
on this scam, the sanction for prosecution by the governor now leaves open for a sitting chief minister of the Congress government in Karnataka to be prosecuted for crimes and for to be prosecuted against this complaint by these activists. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये पूरा घोटाला 3 से 4 हजार करोड़ रुपयों का है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की प्रेरणा गांधी परिवार से हासिल कर रहे हैं, जो स्वयं हजारों करोड़ रुपयों के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। कर्नाटका के मुद्दा घोटाला मामले पर यह प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के त्यागपत्र की मांग की। The Honorable Governor of Karnataka has sanctioned the prosecution against Chief Minister Siddaramaiah regarding the very serious allegations he has been facing regarding the Muda scam. The investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him are investigating the allegations and charges made against him. केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया है। ऐप के नए संस्करण में अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी केंद्रों से संबंधित जानकारी को जोड़ा गया है। इसके साथ ही निगरानी केंद्रों की कुल संख्या 592 हो गई है। इसके अलावा यह संस्करण देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, जो उनके निचले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा। इस ऐप की उपयोगिता पर केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CWC के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो ऐप आपने लॉन्च किया है, ये पिछली बार से कितना अलग है और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें जोड़े गए? 392 हमने नए स्टेशंस, मॉनिटरिंग स्टेशन है वो उसमें फ्लड की फोरकास्टिंग नहीं होती, लेकिन लेवल बताते रहते हैं लगातार। वहाँ पे डेंजर लेवल और वार्निंग लेवल लगे हुए हैं, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं। इसके अलावा हमने 200, हमारे पास 150 जो हैं वाटर बॉडीज़ इन द रिजर्वायर्स इन द कंट्री, जो डैम्स हैं उनके रिजर्वायर्स हैं, उनका डाटा भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया। उनके लेवल्स क्या हैं, उनकी लाइफ स्टोरेज कितनी चल रही है, ये सब हमने इसमें इंटीग्रेट किया। और तकरीबन 150 जो हमारे रिजर्वायर लगातार मॉनिटर हम करते हैं, जिनको हमने इसमें इंटीग्रेट किया है, वो तकरीबन देश की 70% अगर आप लाइव स्टोरेज की बात करें तो उसको कवर करते हैं। सो इसका मतलब पूरे पैन इंडिया हमने इसको स्कैटर किया हुआ है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं, अगर ग्लोव के अलावा भी बात करें? कुछ ऐप्स पे और भी काम कर रहे हैं। जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उनके साथ मिलके अहमदाबाद हम लोग कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ को हम रिमोट से मॉनिटर कर पाएँ। ये तो 150 बड़ी हैं, लेकिन छोटी जो हैं रिजर्वायर नेचुरल हैं, अदरवाइज़ प्राइवेट हैं, उन सब के वाटर लेवल की स्थिति क्या होगी, उन सबको जोड़ के देखना अगर हम चाहें तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं एक नया व्हाट वी से प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मॉडलिंग के थ्रू, जिससे हमें ये पता चले कि पूरे उनके अंदर सरफेस एरिया तो हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम उस सरफेस एरिया को भी लिंक करना चाह रहे हैं कैपेसिटी से। ग्लोव की बात। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, ये बात भी कही है। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहां स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टर्स से व्यापक जनहित में अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो डॉक्टर हड़ताल पर थे, आंदोलन कर रहे थे कोलकाता के रेप केस के मामले में, उस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। डॉक्टरों की मांग थी कि उनके लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ये बात कही है कि उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, क्या समझा जाए कि इसके बाद डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है या जो डॉक्टरों की हड़ताल है, वो अब मानेंगे इस बात को और वो काम पर लौटेंगे? पराक्रम, देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का ये निर्देश है, इसे एक बड़ा निर्देश माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता की घटना के अगर बैकग्राउंड में जाए, और ये सारा जो बैकग्राउंड है कोलकाता की जो घटना हुई है जिसमें महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद डॉक्टरों का एक गुस्सा बड़े लेवल पे पूरे देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा देखने को मिला और वो आक्रोशित होकर सड़कों पे आ गए। और कल आपने देखा कि किस तरह से वो लोग सभी डॉक्टर जो हैं दिल्ली में निर्माण भवन पे पहुंचे और लगातार एक बड़ी संख्या में कई घंटों तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना से पहले जब कल ये पूरी प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने डॉक्टरों के डेलीगेशंस को बुलाया, जिसमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो 8 घटक हैं, उन 8 घटकों के साथ 2 राउंड की बड़ी मीटिंग हुई है कल। और जो पहले राउंड की मीटिंग में कुछ शर्तें थी जो डॉक्टर प्रतिनिधि मंडल की तरफ से दी गई थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद एक रात को 8 साढ़े 8 बजे डेलीगेशन निकल के जब बाहर आया तो वो 2-2.5 घंटे की एक बड़ी गंभीर मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टरों ने कई अपनी मांगे रखी थी। सबसे पहले उनकी जो एक मांग थी कि किसी भी तरह से इस मामले में कोताही नहीं बरतनी चाहिए और लगातार जो सीबीआई जांच कर रही है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से इस पे हल निकलना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको न सिर्फ न्याय मिले बल्कि उस परिवार को मुआवजा भी दिया जाए, जिसको कि मंत्रालय ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी हम इस पर बात करेंगे। नंबर 2 जो दूसरा मसौदा था डॉक्टर की तरफ से, वो ये था कि जो अस्पताल हैं और खासकर जो महिलाएं अस्पताल में काम करती है उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ निर्देश जारी किए जाएं और जो इक्विपमेंट की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। मंत्रालय ने उसको भी स्वीकृति कल दे दी थी और उसी का एक ये आपको फैसला में देखने को मिलेगा। और एक पैनल अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आरएमएल अस्पताल में था वहां से जब निकला तो उनके जो हेड है उनसे मेरी बात हो रही थी। आज मंत्रालय के साथ उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें जो भी उनको जरूरतें हैं उन्होंने मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जिस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज की जरूरत है वो हमें बताए, हम उनको तुरंत हम वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे। फंड की कमी होगी तो वो भी रिलीज करेंगे। तो ये सेफ्टी को लेके एक बड़ा निर्देश माना जा सकता है, क्योंकि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो मांग थी उसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ कुछ सेफ्टी रूम्स और जो नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, उनको आराम करने और बैठने के लिए कोई ऐसा सेफ प्लेस बनाया जाए, उसकी भी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और जो तीसरी अहम मांग थी जिसको लेके कल बात नहीं बनी और उसी की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो आज पूरे देश में धरना और प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हैं, वो थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेके। हालांकि कल जब मेरी बात हुई डॉक्टर प्रतिनिधि के जो डॉक्टर अपर्णा है जो प्रेसिडेंट हैं उसकी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई मंत्रालय के अधिकारियों के साथ काफी पॉजिटिव हुई है। और मंत्रालय ने उनसे 3 चीजें कही हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि पहले आप सारी कम्युनिटी जो है मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करें और उस ड्राफ्ट के साथ हमारे पास आए। दूसरी बात कही कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले कमेटी फॉर्म की जाएगी और वो कमेटी 3 महीने तक इस मामले में जांच करेगी और जांच करके उन पहलुओं को जनता के बीच में रखेगी। और उस कमेटी में बाकायदा फोडा, फाइमा और जितनी भी एजेंसीज हैं और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो एजेंसीज हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद
वो आगे जो है बिल का रूप लेगी। लेकिन एक जिद जो डॉक्टरों की कल एक जिद देखी गई, उन्होंने मंत्रालय को ये कहा कि हमें कमेटी से मतलब नहीं है, हमारे लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए, जिसको लेके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये संभव नहीं है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी प्रोटेस्ट को समाप्त कर लीजिए। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के जो डेलीगेशन में लोग थे, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सरकार की इन बातों को सुना। और जो आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जो ये बयान है और जो निर्देश है, वो ये बताता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन डॉक्टरों के लिए कितना गंभीर है और जो भी मेजरमेंट होने चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत उसकी मंजूरी दी है। और इसे एक ठीक है, बहुत बहुत हालांकि अस्पताल को लेके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता विस्तार से बता रहे थे। अब उम्मीद ये भी है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर भी आगे विचार किया जाएगा और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। बीते 10 सालों में भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बड़े बदलाव देखे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी उपलब्धियों ने रेलवे को मजबूत और सशक्त बनाया है। और अब 2024 में भी रेलवे कनेक्टिविटी को देश के कोने कोने में पहुंचाने के प्रयास को जम्मू और कश्मीर में भी विस्तारित किया गया है। रेल इंफ्रा को विस्तार देते हुए 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनिहाल से संगलदान स्टेशन के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत की। यही नहीं, उन्होंने बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन को भी हरी झंडी दिखाई और श्रीनगर के संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ भी किया। बनिहाल से संगलदान रेल लिंक की लंबाई 48.1 किलोमीटर की है, जिसमें 15 बड़े और छोटे पुल और 43.37 किलोमीटर की 11 सुरंगें शामिल हैं। कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने के ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत का रंग देते हुए संगलदान रियासी ट्रैक को भी तैयार कर लिया गया है, जिसका ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक रहा। संगलदान से रियासी के बीच की रेल लाइन कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। चिनाब रेलवे ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बनाया गया है, जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा पुल एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा सुलभ बनाना है। रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर का रेल लिंक कश्मीर में बारामूला सहित श्रीनगर और जम्मू, नई दिल्ली और कन्याकुमारी जैसे प्रमुख स्थलों के बीच सीधी ट्रेन सेवाएं प्रदान करेगा और जम्मू कश्मीर को ट्रेन द्वारा रेल के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा। जम्मू कश्मीर में रेल इंफ्रा के विस्तार से घाटी में सामाजिक आर्थिक विकास में बढ़ोतरी के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय किसानों, व्यापारियों, कारीगरों और छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा। ट्रेन से कश्मीर की यात्रा करने का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना प्रगति के साथ वास्तविकता के करीब है। अब जम्मू कश्मीर रेल लिंक न केवल रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि रेलवे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को और प्रोत्साहित करेगा तथा स्थानीय आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी करेगा। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा, जो पर्यटन को बढ़ाने और क्षेत्र में रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाते हुए स्थानीय लोगों की रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण के इंतजार को पूरा करते हुए एक नया कल देगा।